सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और वो अमेरिका की एक बेहद आम सुबह थी। गुनगुनी धूप में न्यूयॉर्क के लोग उस वक्त या तो अपने अपने दफ्तर पहुंच चुके थे या वहां जल्द से जल्द पहुंचने की जद्दोजहद में थे। लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो तारीख न सिर्फ उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है, बल्कि उस दिन के बाद दुनिया का इतिहास भी दो भागों में बंटकर रह जाएगा। तारीख 11 सितंबर 2001। समय सुबह 8:46। जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क। आज से ठीक 15 साल पहले की ये तस्वीरें अमेरिका के इतिहास की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। तस्वीरें जो यादों की शक्ल में दुनिया की एक पूरी नस्ल के जहन में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। अमेरिका के आसमान में उड़े लोहे के एक बाज ने अचानक अपनी उड़ान की दिशा बदली और उसके कुछ ही देर बाद ताकत के गुमान के आसमान पर चढ़े एक मुल्क की एक बुलंद इमारत आतंक की आग में धुआं होते दिखने लगी। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के आर्थिक विकास की गवाही देने वाली उस जुड़वा इमारत का उत्तरी टावर धूं करके जल रहा था और उससे निकलने वाला काला धुआं और धुंध न्यूयॉर्क के आसमान को अपनी आगोश में ले रहा था। इंसानी चीखों पुकार और हाहाकार ने अमेरिका के माथे पर चिंता की अभूतपूर्व लकीरें पैदा कर दी। लेकिन दहशत की ये दास्तां अभी खत्म नहीं हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर में अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 11 टकरा चुकी थी और उस वक्त तक FBI और अमेरिकन खुफिया एजेंसी को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि ये एक दुर्घटना है या अमेरिका पर किसी दुश्मन देश ने हमला बोल दिया है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आतंकी महज 17 मिनट के भीतर अमेरिका को दोबारा दहलाने के लिए तैयार हो चुके थे। समय सुबह 9:03। जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क। अभी अमेरिका आतंक और आश्चर्य से उबरा भी नहीं था कि उन्हें आसमान में एक और आफत दिखाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गई। अमेरिका के प्रगति के प्रतीक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा इमारत आग की लपटों में चौतरफा घिरी हुई थी और आसमान से जमीन तक सैकड़ों जिंदगियां अधर में फंसी थीं। अमेरिका की प्रगति के प्रतीक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये जुड़वा इमारतें कुछ देर तक तो यूं ही खड़ी रहीं, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों इमारतें बारी बारी से भर भराकर जमींदोज हो गईं। गम और गुबार के मलबे के नीचे उस दिन सिर्फ 3000 सांसें ही जिंदा दफन नहीं हुई थीं, बल्कि दहशत के दंश ने उस पल दुनिया के करोड़ों सांसों को भी कुछ वक्त के लिए थाम लिया। जाहिर था कि आतंकी अमेरिका में मौत का खेल खेलने आए थे और ये खेल अभी भी जारी था।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों ही टावर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। हालांकि इतना तो साफ हो चुका था कि आतंकियों ने अमेरिका में धावा बोला है और वहां पे हवाई जहाजों का अपहरण कर वहां पे शक्तिशाली बम के तौर पर उसका प्रयोग कर रहे थे। समय सुबह 9:37। जगह पेंटागन मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के महज 34 मिनट बाद अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 रक्षा मुख्यालय पेंटागन की तरफ बढ़ता है। पेंटागन जो अमेरिका की खुफिया और सैनिक शक्ति की रीढ़ है। अपहरणकर्ता विमान को पेंटागन के पश्चिमी हिस्से से टकराते हैं। हालांकि तब तक अलर्ट जारी होने की वजह से इमारत को एक हद तक खाली करा लिया गया था, इसलिए वहां उस पैमाने पर जानो माल का नुकसान नहीं होता। लेकिन इस हमले से साफ हो गया कि आतंकी अमेरिका की आर्थिक ताकत के अलावा सैनिक शक्ति को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा लेकर आए थे। समय सुबह 10:03। जगह शैंक्सविले, पेंसिल्वेनिया। अब बचा चौथा और आखिरी विमान अमेरिका के फ्लाइट नंबर 93 के निशाने पर राजधानी वॉशिंगटन था। लेकिन इस विमान में सवार मुसाफिरों ने अपहरणकर्ताओं से लड़ने का फैसला किया और अंजाम ये हुआ कि ये विमान पेंसिल्वेनिया के पास शैंक्सविले में क्रैश हो गया। चौथा हवाई जहाज है वो क्रैश हो गया। उसका टारगेट क्या था कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वो व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था, कोई कहता है कैपिटल की तरफ जा रहा था और कोई कहता है ईस्टर्न सी बोर्ड पे अमेरिका के कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी तरफ जा रहा था। आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे और पूरे अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल था। तत्कालीन राष्ट्रपति बुश को सुरक्षा की दृष्टि से किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया गया था। जल्द ही जांच में पता चला कि इस हमले को 19 आत्मघाती हमलावरों की एक फौज ने अंजाम दिया है, जिनका आका था ओसामा बिन लादेन। तब तक ओसामा बिन लादेन और उसके अल कायदा को बहुत कम लोग जानते थे। ओसामा जानता था कि दुनिया का दरोगा पलटकर उस पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में कहीं गुम हो गया और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी ने उसे खोजने के नाम पर सारी दुनिया को जंगे मैदान बना दिया। अमेरिका अंतहीन जंग की ओर बढ़ रहा था और उसका सबसे पहला दुश्मन बना सद्दाम हुसैन। जॉर्ज बुश ने इस आक्रमण के बाद अपनी नई रणनीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को यह तय करना होगा कि उसके साथ हैं या उसके खिलाफ। अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक और सद्दाम हुसैन को अमन का दुश्मन और आतंक का हमसाया करार दिया और उसकी सरहदों पर हमला बोल दिया। इराक पर रासायनिक हथियार बनाने के आरोप लगे और सद्दाम को साबित किया गया आतंक का आका। 2 साल के संघर्ष के बाद दिसंबर 2003 में सद्दाम को पकड़ लिया गया और 30 दिसंबर 2006 को फांसी पर लटका दिया गया। सद्दाम मारा जा चुका था, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा अभी तक अपनी बनाई खोह में छिपा हुआ था और उसे ढूंढकर खत्म करने में 5 साल की मेहनत अभी और बाकी थी। वो हमला सिर्फ अमेरिका पर नहीं था, बल्कि इससे सारी दुनिया के अर्थतंत्र की चूलें हिल गईं। तय था कि दुनिया की सीरत अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी और कई मुल्कों के मानचित्र बनाए और बिगाड़े जाएंगे। दस साल तक जमीन आसमान एक करने के बाद पाकिस्तान के एबटाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसके लिए दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत, पूरी दौलत और अपनी सदियों से कमाई हुई साख को भी दांव पर लगा दिया था। जी हां, खून से सनी वो खबर थी दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी उसामा बिन लादेन की मौत की खबर। 2 मई 2011 की रात पाकिस्तान के एबटाबाद में एक उमस भरी आम रात की तरह ही थी, लेकिन घुप सन्नाटे भरे अंधेरे के बीच करीब 1 बजे ये इलाका अचानक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज और गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा।
आमतौर पर पाकिस्तानी सेना के हाई सिक्योरिटी वाले ठिकाने से लगा ये इलाका ऐसी गतिविधियों से अछूता रहता है, लेकिन उस रात अमेरिकी नौसेना के कमांडो सील का दस्ता अपने सबसे मुश्किल, सबसे खुफिया और सबसे खौफनाक मिशन पर पाकिस्तान के इस इलाके में था। ऑपरेशन का नाम था नेपच्यून स्पीयर, जिसका टारगेट था अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन। करीब 20 मिनट के अंदर ही अमेरिकी सील के जवानों ने ओसामा को उसी के बिल में मार गिराया, जिसके लिए पिछले 1 दशक में अमेरिका ने पूरी दुनिया की खाक छान रखी थी और लाखों अरबों डॉलर गंवा दिए थे। I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. ओसामा की मौत का जश्न सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं मनाया, बल्कि अमेरिका के साथ-साथ उन तमाम मुल्कों में 2 मई की सुबह एक सुकून लेकर आई जो आतंकवाद के जख्मों से बिलबिला रहे थे। अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की मौत ने बेशक दुनिया भर में फैले चरमपंथियों के बीच खलबली मचा दी, लेकिन अल-कायदा में नंबर 2 की हैसियत से काम कर रहे अल जवाहिरी ने जल्द ही अल-कायदा की कमान संभाल ली। हालांकि ओसामा की कमी से उबर पाना अल-कायदा के लिए मुश्किल था। बावजूद इसके अल जवाहिरी ने एक वीडियो संदेश के जरिए ओसामा की मौत पर आंसू बहाते हुए जिहाद का ऐलान कर दिया और अमेरिका समेत दुनिया को अंजाम भुगतने की धमकी दी। हालांकि अल जवाहिरी की धमकी को दुनिया ने गीदड़ भभकी के तौर पर ही देखा, लेकिन चरमपंथ के खतरे से अनजान दुनिया इस बात से अनजान थी कि आतंकवाद के सबसे खूंखार चेहरे के मिटने के बाद भी आतंकवाद के खतरे कम नहीं हुए थे और ना ही अल-कायदा नेस्तनाबूद हुआ था। अल-कायदा अब नए तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लग गया। सितंबर 2012 ओसामा की मौत की बरसी के आसपास अल जवाहिरी ने साल 2012 के सितंबर में लीबिया के बेनगाजी शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया और 4 अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर दी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जनवरी 2013 फ्रांस और गठबंधन सेनाओं के उत्तरी माली में मगरेब हमलों के विरोध में अल-कायदा ने 5 दिन बाद ही अल्जीरिया के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जिसमें 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जून 2014 इराक में आईएस को मदद करने के लिए अल-कायदा सक्रिय तौर पर सामने आया। जनवरी 2015 फ्रांस में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। वैसे तो उस हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उस हमले में आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। अप्रैल 2015 यमन में अल-कायदा आतंकियों ने मुकल्ला शहर पर कब्जा करने की पुरजोर कोशिश की। इस अभियान में अल-कायदा ने सऊदी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। जिस अमेरिका को पीड़ित के तौर पर आतंकवाद से सबसे ज्यादा सबक लेने की जरूरत थी, वो ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अपने हित साधने लगा, लेकिन वो भूल गया कि जिस सांप को मारकर वो आतंक के विष से छुटकारा पाना चाहता है, उसके कई वारिस अब भी रक्त बीज की तरह पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा जरूर कर दिया, लेकिन इराकी और सीरिया की सरजमी पर अंजाम दी जा रही साजिश के लादेन के आतंक की विरासत को आगे बढ़ा रहा है ये चेहरा। अबू बकर अल बगदादी, एक और लादेन। इराक और सीरिया में नरसंहार की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। दहलते इराक और दहकते सीरिया के लोगों का दर्द पूरी दुनिया ने महसूस किया। इराक और सीरिया में जिस तरह से कत्लो गारत किया गया,
अगर इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार कहें तो शायद गलत नहीं होगा। बारूद के ढेर पर इराक और सीरिया में चारों तरफ मौत नाच रही थी। लाखों लोग बेघर हो चुके थे। आम नागरिक से लेकर सैनिक तक मर रहे हैं और शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा जरूर कर दिया, लेकिन इराकी और सीरिया की सरजमी पर अंजाम दी जा रही साजिश के लादेन के आतंक की विरासत को आगे बढ़ा रहा है ये चेहरा, जो पूरी दुनिया के अमन चैन को आतंक के बारूद से उड़ा देना चाहता है। जी हां, आतंक की दुनिया का नया लादेन। आतंक ही आतंक। दरअसल नफरत, बारूद और धुआं इराक और सीरिया की तकदीर बन चुकी हैं। हालांकि इन दोनों ही मुल्कों में अंजाम दी जा रही नरसंहार से खलबली पूरी दुनिया में मची है, लेकिन ये इन दोनों मुल्कों की बदकिस्मती है कि पिछले कई दशकों से वहां जिंदगी नहीं, मौत बंट रही है। कब बदलेगी किस्मत? कब खत्म होगा आतंकवाद? कब खत्म होगा बगदादी का आतंक? आतंक फैलाने में अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक है आईएसआईएस का सरगना बगदादी। ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा घातक है बगदादी। ओसामा की मौत के बाद जैसे ही उसकी विरासत को थामने आए, बगदादी की मौत का किस्सा कई बम धमाकों के साथ हवा में उड़ा, लेकिन ना तो बगदादी ही मरा और ना ही आईएसआईएस ही निस्ता नाबूद हुआ। हाँ, इस आतंकी संगठन के बारूद ने दुनिया के कई शहरों में इंसानी जान के चीथड़े जरूर उड़ाए। ट्यूनीशिया के एक रिसोर्ट में हुआ आतंकी हमला हो या बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमला हो, या फिर अभी हाल ही में फ्रांस के नीस शहर में अंजाम दिया गया नरसंहार हो, आईएसआईएस की हर कायराना चाल ने बेकसूरों की जान ली। अकेले फ्रांस ही दिसंबर 2014 से लेकर जुलाई 2016 के बीच 13 बार आईएसआईएस के आतंकी हमले का शिकार बन चुका है, जिसमें करीब 250 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हजारों घायल हुए। खंडहर हो चुके ये शहर आईएसआईएस के गदर के गवाह हैं। इराक, सीरिया, फ्रांस, दुनिया के अनगिनत शहरों में फैली इस खौफनाक बर्बादी के पीछे बस एक ही शख्स है, जिसका नाम है इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अली बदरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी। बगदादी के नापाक मंसूबे से पूरी दुनिया वाकिफ है। अमेरिका ने तो उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा है, लेकिन यह खलीफा हर बार गच्चा दे जाता है। अब इसे इत्तफाक कहें या फिर खतरनाक गलती कि जो आतंकवाद पूरी दुनिया को गहरे जख्म दे रहा है, उसके पीछे भी वही मुल्क है जिसने कभी अपनी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद को पैदा किया और फिर उसे पाल पोस कर अपने दुश्मन मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रसेल्स में हमला किया, उन्होंने पेरिस में हमला किया और कहा ये तो टिटबिट था, असली हमले तो होने जा रहे हैं रोम में, बर्लिन में और लंदन में। तब वेस्ट चिंतित हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका के ऊपर भी इससे भी बड़े हमले होने जा रहे हैं। तब अमेरिका चिंतित हुआ और रशिया के साथ, और रशिया का भी उन्होंने गलती की, जब रशिया के सिविलियन प्लेन को अटैक किया तब अमेरिका और रशिया वास्तव में एकजुट होकर बगदादी के अगेंस्ट कार्रवाई की। बगदादी ने थामी ओसामा की विरासत। अंतर्राष्ट्रीय हालात पर बारीक नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि एक लंबी लड़ाई के बाद जब साल 2011 में अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद कराकर इराक छोड़ रहा था, तो उस वक्त बहुत से छोटे मोटे गुट अपने ताकत की लड़ाई शुरू कर चुके थे। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर उर्फ अल बगदादी, जो उस वक्त अल कायदा इराक का चीफ था। हालांकि संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने इराक पर कब्जे के लिए तब अल कायदा इराक का नाम बदलकर ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया था। और फिर इसके बाद बगदादी ने रुख किया सीरिया का। सीरिया उस वक्त गृह युद्ध झेल रहा था। अल कायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहां के दो सबसे बड़े गुट थे जो सीरियाई राष्ट्रपति से मोर्चा ले रहे थे। लेकिन सीरिया में भी बगदादी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली।
अलबत्ता इस दौरान उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर अब ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। लेकिन जून 2013 में फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने दुनिया से एक अपील क्या की? पलट गए ISIS के दिन। दरअसल फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने दुनिया से कहा कि अगर हमें जल्द ही नए हथियार और पैसे नहीं मिले तो हम सीरियाई सरकार के सामने युद्ध नहीं लड़ सकेंगे। जी हां, इस अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। जो सीधे ISIS के हाथ लग गई, क्योंकि तब तक ISIS सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर सीरिया की फ्री आर्मी में सेंध लगा चुकी थी। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में IS के आतंकियों को ट्रेनिंग दे डाली, जिसने ISIS को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बना दिया। जाहिर है 15 सालों में कुछ बदला है तो खौफ का नाम भर बदला है। पहले दुनिया उसे अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के नाम से जानती थी और अब ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी के नाम से जानती है। यकीन मानिए, जब तक आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया का नजरिया नहीं बदलता, तब तक आतंक का चेहरा यूं ही बदलता रहेगा और इसका खात्मा अधूरा ख्वाब ही रहेगा।